गंगा नदी के तट पर बसे छोटे से गांव संकपुर में एक साधारण लेकिन रहस्यमय जीवन जीने वाला युवक था आदित्य। वह बचपन से ही अजीबोगरीब सपने देखा करता था, सपने जो उसे एक अलग युग में ले जाते थे। उन सपनों में वह एक राजमहल, युद्ध, प्रेम और विश्वासघात के दृश्य देखता था। हर सुबह जब वह जागता तो उसे ऐसा लगता जैसे वह वास्तव में उन घटनाओं का हिस्सा रहा हो। आदित्य के माता पिता इस बात को महज उसका भ्रम समझते थे, लेकिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा शिवनंदन उसकी कहानियों को बड़े ध्यान से सुनते थे। उन्होंने एक दिन आदित्य से कहा, बेटा, यह कोई साधारण सपने नहीं है। तुम्हारी आत्मा को पिछले जन्म की यादें आ रही हैं। तुम्हें इनका रहस्य जानना होगा। एक रात आदित्य को फिर वही सपना आया। इस बार वह एक विशाल राजमहल के प्रांगण में खड़ा था। उसके शरीर पर चमकती हुई सोने की जरीदार पोशाक थी और सिर पर एक मुकुट। चारों ओर सैनिक झुके हुए थे। तभी एक सुंदरी राजकुमारी वसुंधरा उसके पास आए और कहा, राजकुमार आर्यन, राज्य पर संकट आ रहा है। हमें कुछ करना होगा। आदित्य की नींद खुल गई। इस बार सपना और अधिक स्पष्ट था। अब उसे यकीन हो गया कि वह पिछले जन्म में राजकुमार आर्यन था और वसुंधरा उसकी प्रियतमा थी। अगले दिन वह बाबा शिवनंदन के पास पहुंचा और अपना सपना सुनाया। बाबा मुस्कुराए और बोले, अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत का सच जानो। गंगा नदी के पार एक सिद्ध बाबा रहते हैं। वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। आदित्य गंगा पार करके जंगल में स्थित एक गुफा में पहुंचा, जहां सिद्ध बाबा तपस्या कर रहे थे। उन्होंने आदित्य को देखते ही कहा, मैं जानता था कि तुम आओगे, राजकुमार आर्यन। आदित्य आश्चर्यचकित रह गया। सिद्ध बाबा ने उसे ध्यान करने को कहा। जैसे ही उसने ध्यान लगाया, उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उभरने लगा। महल में षड्यंत्र रचा जा रहा था। महामंत्री विक्रम, जो राजा का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था, गुप्त रूप से दुश्मन राजा से मिल चुका था। एक रात जब राजा की सेना आराम कर रही थी, विक्रम ने महल के द्वार खोल दिए और शत्रु सेना ने हमला कर दिया। खून की नदियां बह गईं। राजा वीरगति को प्राप्त हुए और राजकुमार आर्यन को बंदी बना लिया गया। इसके बाद एक और दृश्य उभरा। राजकुमार आर्यन को दुश्मन राजा ने मृत्युदंड की सजा दी थी, लेकिन राजकुमारी वसुंधरा ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बचाने की कोशिश की। वह शत्रु की तलवार के आगे आ गई और उसकी मृत्यु हो गई। राजकुमार आर्यन ने शपथ ली कि वह अगले जन्म में अपने राज्य और अपने प्रेम का पुनः अधिकार प्राप्त करेगा। ध्यान से बाहर आते ही आदित्य को सब याद आ गया। अब वह जान चुका था कि वह पिछले जन्म में राजकुमार आर्यन था और उसे इस जन्म में अपने भाग्य को पूरा करना था। आदित्य ने फैसला किया कि वह विक्रम के वंशजों को खोजेगा और यह जानेगा कि उनका क्या हुआ। खोजते खोजते वह पास के नगर पहुंचा, जहां एक अमीर व्यापारी रघुनंदन रहता था। लोग कहते थे कि उसके पूर्वज कभी राजा के मंत्री हुआ करते थे। जब आदित्य ने उससे मिलने की कोशिश की तो उसे रघुनंदन के महलनुमा घर में एक चित्र दिखाई दिया। ये चित्र महामंत्री विक्रम का था। आदित्य का खून खौल उठा। आदित्य ने पुराने ग्रंथों और लोक कथाओं को खंगालना शुरू किया और उसे यह पता चला कि राजा का असली उत्तराधिकारी अभी भी जीवित था। वह कोई और नहीं, बल्कि उसी गांव में रहने वाला एक साधारण किसान सूरज था। आदित्य ने सूरज को सब कुछ बताया। पहले तो सूरज को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब आदित्य ने अपने सपनों की कहानी सुनाई और पुरानी पांडुलिपियां दिखाई, तो सूरज को यकीन आ गया कि वह एक खोया हुआ वारिस है। अब आदित्य और सूरज ने मिलकर योजना बनाई। वे गुप्त रूप से लोगों को इकट्ठा करने लगे और एक दिन रघुनंदन के महल में घुस गए। रघुनंदन को जब सच का पता चला तो वह डर गया। उसने स्वीकार किया कि उसके पूर्वजों ने धोखा दिया था और उसने राजा के उत्तराधिकारी के रूप में सूरज को स्वीकार कर लिया। जब सूरज को राजा के वंशज के रूप में पहचाना गया तो पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। आदित्य ने महसूस किया कि उसकी आत्मा को अब शांति मिली थी। उसने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया था। सिद्ध बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने अपने पिछले जन्म का भाग्य पूरा कर दिया। अब ये जीवन तुम्हारे नए कर्मों के लिए है। आदित्य अब गांव में संत बनकर रहने लगा और उसके ज्ञान और न्याय की कहानियां दूर दूर तक फैल। जीवन का संघर्ष। गांव की तंग गलियों में दौड़ता हुआ सूरज दूर क्षितिज पर अपनी लालिमा बिखेर रहा था। पंछियों का चहचहाना और हल्की हल्की ठंडी हवा मानो जीवन की नई उम्मीदें जगा रही थी। इसी गांव में एक छोटा सा लड़का राजू रहता था, जिसके सपने बड़े थे लेकिन संसाधन कम। राजू एक गरीब किसान परिवार में जन्मा था। उसके पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते, लेकिन फिर भी इतनी आमदनी नहीं हो पाती थी कि परिवार का पेट भर सके। माँ घर पर छोटे मोटे काम कर गुजारा करती। राजू पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन स्कूल की फीस भरना उनके लिए एक बड़ा संघर्ष था।
5वीं कक्षा के बाद आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पिता ने उसे स्कूल छोड़ने के लिए कहा, लेकिन राजू के मन में पढ़ाई का जुनून था। उसने खुद से फैसला लिया कि वह पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। उसने गांव के एक दुकानदार के यहाँ काम करना शुरू किया और जो पैसे मिलते उनसे किताबें और कॉपियां खरीदी। हर दिन सुबह 4 बजे उठकर वह पहले खेतों में काम करता, फिर स्कूल जाता और शाम को दुकान पर काम करता। इतनी मेहनत के बावजूद वह कभी अपनी पढ़ाई से समझौता नहीं करता। परिवार और समाज के लोग उसे ताने मारते, पढ़ लिख कर क्या करेगा, गरीब आदमी को तो मेहनत ही करनी होती है। लेकिन राजू को खुद पर भरोसा था। उसने ठान लिया था कि वह अपने हालात बदलेगा। गांव के स्कूल से टॉप करने के बाद उसे शहर के एक बड़े स्कूल में दाखिला मिल गया। वहां की पढ़ाई और प्रतियोगिता का स्तर बहुत ऊंचा था, लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। उसने अपने गुरुओं की मदद से आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उसने शहर में भी एक होटल में काम करना शुरू किया। रात में बर्तन धोता और सुबह स्कूल जाता। उसे कई बार भूखा भी रहना पड़ता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत रंग लाए। उसने 10वीं में टॉप किया और सरकारी छात्रवृत्ति पाकर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। वहाँ भी उसने संघर्ष किया, लेकिन अपने सपनों को मरने नहीं दिया। कॉलेज खत्म करने के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। पहली तनख्वाह से उसने अपने माता पिता के लिए नया घर बनवाया। अब वह उस गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन चुका था, जहां लोग कभी उसे ताने मारते थे। राजू की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हौसला मजबूत हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। ये कहानी संघर्ष, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की मिसाल है। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? सौतेली माँ और बेटा। गांव के किनारे बसा एक छोटा सा घर, जहां रामशरण अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। उसकी पत्नी गंगा का देहांत हुए 2 साल हो चुके थे और मोहन अब 10 साल का हो गया था। रामशरण को मोहन की देखभाल और घर के कामों में कठिनाई होने लगी, इसलिए उसने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। कुछ महीनों बाद वह सावित्री नाम की एक महिला को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आया। सावित्री उम्र में रामशरण से छोटी थी और वह इस नए रिश्ते को अपनाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन मोहन को अपनी मां के स्थान पर किसी और को देखना अच्छा नहीं लगता था। वह सावित्री से दूर दूर रहता और कम बोलता। बदलते रिश्ते। शुरुआती दिनों में सावित्री ने मोहन से मित्रता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हर बार उसकी बातों को अनसुना कर देता। सावित्री जब उसके लिए खाना बनाती तो वह खाने में कोई न कोई कमी निकाल देता। अगर वह प्यार से उसके सिर पर हाथ रखती तो वह झटके से हट जाता। रामशरण ये सब देखकर दुखी होता, लेकिन उसने सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। सावित्री भी यह समझ चुकी थी कि मोहन के दिल में अपनी माँ की यादें इतनी गहरी बसी हैं कि उसे अपनाने में समय लगेगा। एक दिन जब रामशरण काम पर गया हुआ था तो मोहन आम के पेड़ पर चढ़ गया। सावित्री ने उसे नीचे उतरने को कहा, लेकिन वह जिद पकड़कर बैठा रहा। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। उसके पैर में गहरी चोट आ गई। सावित्री घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत घर में रखी पट्टी निकाली, हल्दी लगाई और मोहन की मरहम पट्टी करने लगी। मोहन पहले तो रोता रहा, लेकिन जब सावित्री ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा तो उसने पहली बार उसकी ओर ध्यान से देखा। अब दर्द कम हुआ? सावित्री ने पूछा। मोहन ने हल्की सी हाँ में सिर हिला दिया। ये पहली बार था जब उसने अपनी सौतेली माँ को एक देखभाल करने वाली माँ के रूप में महसूस किया। उस दिन के बाद मोहन के मन में सावित्री के प्रति कुछ बदलाव आने लगा। वह अब उससे कटता नहीं था, बल्कि कभी कभी उसके पास बैठ जाता। सावित्री भी उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखने लगी। अगर वह उदास होता तो वह उसे कहानियां सुनाती और धीरे धीरे मोहन उसकी कहानियों में रुचि लेने लगा। एक दिन जब रामशरण काम से लौटा तो उसने देखा कि मोहन और सावित्री हंसी मजाक कर रहे थे। ये देखकर उसके मन को अपार सुख मिला। उसने महसूस किया कि अब उसका बेटा सावित्री को स्वीकार करने लगा है। समय बीतता गया और सावित्री और मोहन का रिश्ता और भी गहरा होता गया। अब मोहन बिना किसी झिझक के उसे माँ कहकर पुकारने लगा। सावित्री ने भी उसे दिल से अपनाया और उसके सुख दुख का हिस्सा बन गई। इस तरह एक सौतेली माँ और बेटे का रिश्ता धीरे धीरे प्रेम और विश्वास में बदल गया। सावित्री ने साबित कर दिया कि खून का रिश्ता ही नहीं, बल्कि प्रेम और देखभाल भी एक रिश्ते को सजीव बना सकते हैं।